हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मैं आपका संजय सर आज आपको मैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियली 10th का जो मॉडल सेट जारी किया गया है, उन मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आपको सेट वाइज आपको उसका आंसर बतला करके उसे समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोगों के लिए ये मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और इससे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आने की संभावना रहती है। क्योंकि ये ऑफिशियली बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए यह ज्यादा प्रमाणिक भी हो जाता है, ऑथेंटिक भी हो जाता है। इसलिए आप लोग के द्वारा इसको अगर अच्छे से तैयारी कर लिया जाता है इस मॉडल सेट को, तो आप लोग इस मॉडल सेट के सहारे भी आप लोग अच्छे से अच्छे अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं। हालांकि आप पीछे से यदि तैयारी कर चुके हैं तो इस मॉडल सेट के लगाने के पश्चात आपकी तैयारी की एक नया शान बनेगी। और हालांकि आप लोग अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो ये सब चीजें आपको आता ही होगा। और मैं जहां तक भी लेक्चर पढ़ाया हूँ उसमें वहां तक की जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आप लोग वैसे ही आसानी पूर्वक डील कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ उस प्रकार, ताकि आप लोग को कहीं से भी ऑब्जेक्टिव मिले तो आप लोग आराम आराम से बिल्कुल उस ऑब्जेक्टिव को डील कर सके। तो चलते हैं बिना किसी टाइम गंवाए, टाइम को खोए हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, आपका जो बिहार 10th का पीएसबी ऑफिशियल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूँ, तो एक वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। हालांकि एक सेट में, एक मॉडल सेट में 80 क्वेश्चन रहता है। तो 80 क्वेश्चन को अगर हम 20-20 क्वेश्चन में डिवाइड करें तो 4 गो वीडियो बनेगा एक मॉडल सेट पे, और टोटल 5 मॉडल सेट होता है, जिसमें आपको लगता है 20 गो वीडियो ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा। तो आप लोग ये 20-20 ऑब्जेक्टिव भी अगर कवर कीजिएगा, एक दिन में लगभग 2 वीडियो होगा तो अपलोड होगा या एक वीडियो अपलोड होगा, तो इस चीज को आप लोग अगर कवर करते जाइएगा तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। हालांकि मैंने जब समतल दर्पण के बारे में आपको बताया था कि समतल दर्पण एकमात्र ऐसा दर्पण है जिसे केवल और केवल काल्पनिक इमेज बनता है, यानी सीधा इमेज बनता है। उल्टा इमेज कभी भी समतल दर्पण से नहीं बनता है। और समतल दर्पण से संबंधित तमाम फैक्ट के बारे में मैं आपको बतला चुका हूँ। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी, ये फैक्ट शायद मैं नहीं बताया था, जिसको मैं बताता लेकिन आगे चल के बताता, ठीक है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, जितने भी दर्पण होते हैं उस दर्पण में देख सकते हैं आप लोग, ये मॉडल पेपर है, ये रहा आपका, देख रहे हैं मॉडल पेपर, बीटीसी बेस्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा 6/12/2024 को इंटरनेट पर जारी ऑनलाइन मॉडल पेपर है। तो ये सारा आपका मॉडल पेपर है। इस चीज को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज को बढ़िया से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका साइंस का पहला मॉडल सेट, देख रहे हैं, इसी को मैं अभी करवा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्रम इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। क्रम इधर उधर कहने का मतलब है कि जो आपको ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर में अगर 1 नंबर में दिया गया तो हो सकता है मैं 5 नंबर में करवा दूं, क्योंकि कंसाइज करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो आप लोग समतल दर्पण के बारे में याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, सदैव अनंत होती है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। निम्न में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। मैंने इस टॉपिक के बारे में, अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, अपसारी लेंस किसे कहते हैं, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो ये कंफ्यूजन को बकायदा मैंने अपने लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से डील कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूं, ठीक है। तो किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए, अपसारी लेंस का यदि बात किया जाए तो अपसारी लेंस किसे कहा जाता है, अपसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। आप लोग इस फैक्ट को याद ही कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो निम्न में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस, देखिए अवतल लेंस में एक प्रॉपर्टी होता है, इससे जो भी प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है, ये वो क्या होता है कि एक अपवर्तित होने के बाद विभिन्न दिशाओं में ऐसे करके फैल जाती है, अपसरित हो जाती है। इसलिए अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी अवतल लेंस को अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक मैंने फैक्ट यहाँ पर लिखा दिया कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। चूंकि उत्तल लेंस में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है कि उत्तल लेंस से जो भी किरणें अपवर्तित होती है, अपवर्तन की घटना के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो उत्तल लेंस से जो भी किरणें अपवर्तित होती है, उन किरणों का क्या होता है, किसी एक निश्चित बिंदु पर क्या होता है, फोकस हो जाता है, केंद्रण हो जाता है, ठीक है। इसलिए उसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है, क्या भिन्न होता है।
एक समान होता है, ए और बी भिन्न भी होता है, एक समान भी होता है और नन ऑफ दीज। तो देखिए आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, प्रकाश जो होता है वो माध्यम के आवर्तनांक पर निर्भर करता है और माध्यम का प्रत्येक माध्यम का एक अपना आवर्तनांक होता है, ठीक है। जैसे जल का अलग हो गया, वायु का अलग हो गया, निर्वात का अलग हो गया, शीशा का अलग हो गया। तो ये जो है, और घनत्व अवर्तनांक मतलब सामान्यतः घनत्व भी आप इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं। तो क्या होता है कि जैसे घनत्व चेंज होता है, अवर्तनांक चेंज होता है, तो प्रकाश का चाल क्या होता है, बदल जाता है। मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश का चाल निर्वात में होता है और निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है वह 1 सेकेंड में प्रकाश जो है निर्वात में 3 लाख किलोमीटर चल सकता है, चल जाता है, सॉरी चल सकता नहीं, चल जाता है। तो 1 सेकेंड में जो है प्रकाश, 1 सेकेंड में जो है प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है निर्वात में, ठीक है, अंतरिक्ष में। तो आप वहां देख सकते हैं। उसके बाद जब वायु में हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसका चाल धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। तो माध्यम बदलते ही प्रकाश का चाल बदल जाता है, इसलिए भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। और चौथा क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। पहले आप उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह धनात्मक होता है। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। इस चीज को आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद ही कर लीजिएगा। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। यानी उत्तल लेंस का जितना भी फोकस दूरी होगा वह धनात्मक चिन्ह में ही होगा, धनात्मक चिन्ह में ही होगा। आप लोग धनात्मक पूर्णांक पढ़े होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक पढ़े होंगे, तो ये चीजें आप उसके माध्यम से चिन्ह समझ सकते हैं, ठीक है। तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है, देखिए उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, सदैव धनात्मक होगा। अवतल लेंस का फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, ठीक है। अवतल लेंस का फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है जबकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। क्योंकि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखिए लेंस का क्षमता जो होता है वह लेंस का फोकस दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम कहने का मतलब होता है ये उल्टा होता है। लेंस का क्षमता जो होता है लेंस का फोकस दूरी का उल्टा होता है, ठीक है। 1 बराबर एफ हो जाएगा। यदि लेंस का 5 फोकस, उत्तल लेंस का फोकस दूरी 5 मीटर है, 5 मीटर है, उसका 5 मीटर है, उत्तल लेंस का यदि फोकस दूरी 5 मीटर है तो 0.20 इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो उसका क्षमता हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता है। देखिए यहाँ पर फोकस दूरी कितना दिया गया है, यहाँ पर फोकस दूरी 1 मीटर दिया गया है, वो भी कितना, पॉजिटिव में, क्योंकि उत्तल लेंस है मतलब पॉजिटिव में। तो ऊपर में क्या 1 बटा फोकस दूरी होता है, तो 1 के नीचे में हम 1 मीटर देंगे, क्या हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा और ये मीटर जो है 1 प्रति मीटर हो जाएगा। 1 प्रति मीटर को ही 1 डायोप्टर कहते हैं, 1 प्रति मीटर को ही 1 डायोप्टर कहते हैं, 1 प्रति मीटर को ही 1 डायोप्टर कहते हैं। हो सकता है आपको ये चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं आया हो। तो उत्तल लेंस का फोकस किसी भी लेंस का फोकस दूरी होता है 1/f होता है, मतलब व्युत्क्रम होता है फोकस दूरी का। क्षमता जो होता है किसी भी लेंस का वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस का फोकस दूरी 1 मीटर दिया हुआ है, 1/1 मीटर हो जाएगा। तो एक से कट जाएगा तो 1 प्रति मीटर हो जाएगा। देखिए प्रति मीटर को ही हम डायोप्टर कहते हैं, प्रति मीटर को ही डायोप्टर कहते हैं। लेंस का जो क्षमता होता है उसको हम डायोप्टर कहते हैं। लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं, हम डायोप्टर कहते हैं। लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं, हम डायोप्टर कहते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो 1 डायोप्टर हो जाएगी। 1 डायोप्टर इसके जगह पर हो सकता है, 1 डायोप्टर की जगह पर हो जाएगा, हो सकता है 1 प्रति मीटर, 1 प्रति मीटर, 1 प्रति मीटर क्या हो जाएगा, 1 प्रति मीटर। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। वहीं पर याद रखिए 1 प्रति मीटर लिखा हुआ, ठीक है। वहीं पर यदि याद रखिए अगर 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस बोलेगा, यदि 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस बोलेगा तो उसका क्षमता क्या हो जाएगा, -1 डायोप्टर हो जाएगा। उसका क्षमता क्या हो जाएगा, -1 डायोप्टर हो जाएगा। क्योंकि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 डायोप्टर होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद रखिएगा, इसको रट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो 1 डायोप्टर होती है या 1 प्रति मीटर होता है, 1 प्रति मीटर होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर उत्तल लेंस की जगह अवतल लेंस देगा तो उसका हो जाएगा -1 डायोप्टर, ठीक है। आशा करते हैं कि ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। और इस चीज को देखिए, लेंस का क्षमता 1 बाय लेंस का फोकस दूरी होता है। तो फोकस दूरी क्या होता है, मीटर में होता है, वो दूरी का ऐसा मतलब मीटर होता है, तो मीटर 1 बाय मीटर हो जाएगा, प्रति मीटर को ही हम क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, आसानी से याद कर लीजिए।
तो अब मैं पांचवें क्वेश्चन पर चलूंगा। पांचवें क्वेश्चन है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने रुकावट रख देने से क्या बनता है? तो किसी प्रकाश स्रोत के सामने, प्रकाश स्रोत कहने का मतलब है कि जिस जिस वस्तु से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, तो सूर्य क्या है? एक प्रकार का नेचुरल प्रकाश स्रोत यानी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे हमें क्या, बल्ब हो गया, बल्ब से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, तो बल्ब क्या हो गया? एक प्रकार का कृत्रिम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। एक है बायो प्राकृतिक स्रोत, क्या होता है? तो वो होता है जुगनू होता है। ल्यूसीफेरिन नामक उसमें एक रसायन पाया जाता है जिस कारण वो जो ऑक्सीजन से प्रक्रिया करके क्या होता है कि प्रकाशित होता है। तो जुगनू को आप लोग जानते होंगे, फायर फ्लाई को जानते होंगे, तो वो है एक जैव प्रकाशित स्रोत। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग, मैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपको बताते जा रहा हूँ, बीच बीच में जो भी बोलता हूँ उसको आप लोग लिख भी सकते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसी प्रकाश स्रोत के सामने रुकावट रख देने से क्या बनता है? तो छाया बनता है। ठीक है, तो किसी लेंस या दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? चूंकि किसी लेंस द्वारा चूंकि आवर्धन लेंस में होता है, चूंकि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक, आवर्धन मतलब होता है कि कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु को हम कितना जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को कितना जूम करके देख सकते हैं, यानी उसकी मूल स्थिति, मूल आकार से उसके आकार को बढ़ा करके जो हम देख पाते हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। तो आवर्धन में क्या होता है? किसी दो राशि का आवर्धन जो होता है, किसी दो समान राशि का एक अनुपात होता है। ठीक है, एक अनुपात होता है, इसी कारण क्या होता है कि वह मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन होता है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि आवर्धन जो होता है वह मात्रक विहीन होता है, और बीमा विहीन भी होता है। इस चीज को याद रखिएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये भी ऑप्शन में रहेगा तो मार दीजिएगा। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, कोई बीमा नहीं होता, इसलिए बीमा विहीन, मतलब विहीन मतलब होता है उस चीज को छोड़ना, यानी बीमा को छोड़ रहा है, यानी बीमा नहीं है उसके पास, और ना ही आवर्धन के पास क्या है? मात्रक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? देखिए प्रकृति में, यानी प्रकृति में, पूरा यूनिवर्स में, पूरा दुनिया में जो होता है, हीरा एकमात्र ऐसा वस्तु है जिसका अपवर्तनांक होता है प्रकृति में सबसे अधिक होता है। यदि पूछे पूरी दुनिया में अपवर्तनांक किसका सबसे अधिक होता है, तो आपको क्या जवाब दीजिएगा? हीरा। हीरा, वही डायमंड, वही हीरा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो देखिए ऑप्शन में कांच है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी आ जाए हीरा के सामने में, हमेशा हीरा जो है क्या? सबसे अधिक अपवर्तनांक मिला होगा। ठीक है, बर्फ भी इससे कम में होता है, हीरा से कम में होता है, वायु का, हीरा से कम में होता है कांच का, इसलिए हीरा जो है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ध्यान रहे, प्रकृति में जिसका अपवर्तनांक जितना सबसे अधिक होता है उसमें प्रकाश का चाल उतना ही सबसे कम होता है। तो प्रकृति में सबसे कम प्रकाश का चाल कहाँ होता है? हीरा में होता है। प्रकृति में सबसे कम प्रकाश का चाल कहाँ होता है? हीरा में होता है। इस चीज को याद रखिएगा। ध्यान रहे, हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वह 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। आपसे पूछे प्रकृति में सबसे अधिक अपवर्तनांक कितना अभी तक कैलकुलेट किया गया था? कितना? 2.42, क्योंकि यह हीरा का अपवर्तनांक है, और हीरा का अपवर्तनांक प्रकृति का सबसे अधिक वाला अपवर्तनांक है। और यही कारण है कि हीरा प्रकृति का सबसे कठोर वस्तु है। क्या है? हीरा प्रकृति का सबसे मजबूत वस्तु है। किस कारण? क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है आप लोग। आठवां क्वेश्चन देखिए, एक अभिसारी लेंस बनाता है, एक अभिसारी लेंस बनाता है। तो आप लोग अभिसारी लेंस, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, इसमें बहुत क्वेश्चन बहुत फंसते होंगे, और हम लोग भी फंसे थे। उसका एकमात्र सॉल्यूशन मैं अभी बता दे रहा हूं आपको। याद, इसको एक जगह लिख लीजिएगा, याद करते रहिएगा। देखिए अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, लेकिन उत्तल लेंस को, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, लेकिन उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उल्टा हो जाता है दोनों। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, लेकिन उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, लेकिन उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण, अपसारी लेंस, अवतल लेंस, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, अवतल लेंस, अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण, अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपनाम आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट फेवरेट टॉपिक रहा है, इसलिए आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, ये नोट रहा, आप लोग लिख लीजिएगा बगल में, याद हो जाएगा। और ये बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल जो इंटरनेट पर मॉडल पेपर जारी किया गया, वही मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, और उसका मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, विश्लेषण करवा रहा हूँ।
8वां क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस बनाता है, मतलब बनाता है, क्या बनाता है, लेंस इमेज बनाएगा, तो इमेज बनाएगा तो सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, मैंने बहुत ही सविस्तार जानकारी दिया है इसका बारे में, ठीक है। दूसरा है सदैव आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, इस चीज को याद रखिएगा। समतल दर्पण से सदैव क्या होता है, समतल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यदि अवतल दर्पण से पूछे तो अवतल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण से पूछे तो उत्तल दर्पण से केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। और अभिसारी लेंस, पहले हम उपनाम का मतलब क्या होता है वो चीज जान लेते हैं, जो कि देखिए अभिसारी लेंस कहाँ है, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस होता है, अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस होता है, अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस होता है। देखिए उत्तल लेंस जो होता है ना, उत्तल लेंस दोनों प्रकार का इमेज बनाता है, उत्तल लेंस इमेज दो ही प्रकार का होता है, एक वास्तविक इमेज होता है, एक काल्पनिक इमेज होता है। उत्तल लेंस जो होता है वो वास्तविक इमेज भी बनाता है और काल्पनिक इमेज भी बनाता है, इसलिए जो है ऑप्शन क्या होगा, कभी आभासी तो कभी वास्तविक, आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, तो कभी काल्पनिक तो कभी वास्तविक, या कभी आभासी तो कभी वास्तविक। देखिए आपके इंटरनेट पर जो आंसर जारी किया गया वो आंसर क्या था, वो आंसर इसका था, हाँ नहीं, यहाँ पे आंसर 6 का जो आंसर इसका दिया गया था वो सी ग दिया गया था, जो कि गलत था, वो जो कि गलत था। आप लोग ऐसे याद कर लेते तो आपका गलत हो जाता है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एक अभिसारी लेंस बनाता है, कभी आभासी तो कभी वास्तविक, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, और याद रखिएगा आपके एग्जाम में यही चीजें काम आएगी, क्योंकि ये मॉडल पे बिहार बोर्ड के द्वारा, मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, इसलिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग इस चीज को लिखिए जल्दी में। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण या प्राइमरी कलर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण या प्राइमरी कलर क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश की जो किरणें होता है, श्वेत प्रकाश जो होता है कुल 7 रंगों का मिश्रण होता है, श्वेत प्रकाश जो होता है कुल 7 रंगों का मिश्रण होता है, यह न्यूटन साहब ने बताया था। इस चीज को आप लोग याद किए होंगे, जरूरी रूप से याद किए होंगे, ठीक है। नहीं याद किए तो याद कर लीजिए। प्रकाश का प्राथमिक कलर, प्रकाश का प्राथमिक कलर क्या होता है, तो देखिए प्रकाश ही नहीं, यदि सीधे पूछे प्राथमिक कलर क्या होता है, प्राथमिक कलर केवल 3 ही होता है। प्राथमिक कलर कितने होते हैं, केवल 3 ही होते हैं। प्राथमिक कलर कितने होते हैं, केवल 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, सभी होता है। हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, सभी होता है। देखिए केवल 3 ही होते हैं, हरा होता है, नीला होता है और लाल होता है, हरा नीला और लाल। उसके बाद आप जो भी कलर देख रहे हैं, उसके बाद आप जो भी कलर देख रहे हैं उन सभी कलर को आप, इस तीनों कलर को मिला करके सही मात्रा में मिक्स करके क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्राथमिक कलर के अंतर्गत हरा, नीला और लाल को ही लाया जाता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। मानव नेत्र का दृष्टि स्थायित्व होता है। देखिए दृष्टि स्थायित्व का कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु हम देख रहे हैं, कोई भी वस्तु हम देख रहे हैं, वो वस्तु हमारे आंख पर उस वस्तु का छवि कितनी देर तक बना रहता है। तो किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, उस वस्तु को देखने के बाद उस वस्तु का छवि, यदि मान लीजिए हम इस कैमरा को देख रहे हैं आगे से, और कैमरा को देखने के बाद हम जैसे हटे, फिर भी ये हमारे आंख पर उसका छवि कितने देर तक बना रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वह 1/16 सेकंड, 1/16 सेकंड, 1 यानी 1 सेकंड को आप 16 भाग कीजिएगा, तो उसका जो 1 भाग आएगा ना, 1 सेकंड को 16 भाग कीजिएगा, उसका जो 1 भाग आएगा उतना सेकंड तक क्या होगा, मानव नेत्र पर किसी वस्तु का क्या होता है, इमेज बना रहता है, ठीक है। तो मानव नेत्र का दृष्टि स्थायित्व होता है, यानी मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितने देर तक बना रहता है, 1/16 सेकंड तक रहता है, 1/16 सेकंड तक रहता है। याद रखिएगा आप लोग इस चीज को। 11 क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक, ये चीज आप लोग सीधे याद कर लीजिए कि वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए 1 किलो घंटा आवर, 1 किलो, ये 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर, इसका फुल फॉर्म 1 KWH का मतलब होता है किलो वाट आवर, KWH का मतलब होता है किलो वाट आवर, KWH का मतलब होता है किलो वाट आवर, KWH का मतलब होता है किलो वाट आवर होता है। तो 1 किलो वाट आवर जो होता है, 1 किलो वाट आवर होता है। विद्युत शक्ति का ये हो गया व्यावसायिक मात्रक हो गया, विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक हो गया, ठीक है, कमर्शियल मात्रक हो गया, व्यावसायिक मात्रक। तो 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुने 10⁶ जूल होता है। जूल, जे मतलब जूल, 3.6 गुने 10⁶ जूल, 3.6 गुने 10⁶ जूल। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये 12 क्वेश्चन हो गया, एक वीडियो में 15 क्वेश्चन करवाऊंगा। और आपका कुल 5 मॉडल सेट है, आपका कुल 5 मॉडल सेट है, 5 मॉडल, एक मॉडल सेट में कुल 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए 5 मॉडल सेट में 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। और 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं क्रमबद्ध तरीके से, भले क्रम अलग हो जाए मॉडल सेट का, लेकिन हम आपको लगातार करवाएंगे,
ठीक है। और धीरे धीरे मैं पहले हल्का हल्का करवाते जाऊंगा, जिसमें कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा, जिसके बारे में मुझे लगेगा कि और इस चीज में बताना चाहिए। जैसे मैंने पिछले बताया था कि कुछ क्वेश्चन जो है मैं एक्स्ट्रा भी बताते चल रहा था, ताकि आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उस चीज को बहुत ही सरलतापूर्वक आसानी से जवाब दे पाइएगा। इसलिए जो है ये 12 क्वेश्चन आपका रहा, ये 12 क्वेश्चन, हालांकि मैं इस बीच में बहुत सारे क्वेश्चन भी बता दिया हूँ, उस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा, लेकिन ये 12 क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर के द्वारा, मॉडल पेपर में था, फर्स्ट मॉडल पेपर में, तो ये 12 क्वेश्चन आपको कहीं कहीं से मैं उठा करके यहाँ पे बनाया हूँ। और अब मैं 3 क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ, ठीक है, एक वीडियो में 15 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर, अब मैं 14 का बात करूंगा, तो 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। मैंने वाट के बारे में पिछले 2-3 क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक है। निम्न में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो वाट के बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकंड को ही हम वाट कहते हैं, जूल प्रति सेकंड, इसको जूल प्रति सेकंड कहते हैं, जूल प्रति सेकंड को ही हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। इस चीज को आप लोग, वाट बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, या 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। आंख में क्या होता है कि दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी आंख में जब हमें दिखाई नहीं देता है तो क्या होता है, दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, उसमें क्या होता है, दूरदृष्टि दोष को हम हाइप्रोपिया कहते हैं। इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, इंग्लिश वर्ड भी पूछा जाता है। तो हाइप्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। हाइप्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष और मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, लेकिन निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का उपयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। हाइप्रोपिया के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, हाइप्रोपिया के उपचार के लिए उत्तल लेंस का, मायोपिया के उपचार के लिए अवतल लेंस का। ये चीजें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए जो चीजें इंपोर्टेंट है और क्वेश्चन से भी अलग क्वेश्चन बन सकता है, तो वो चीजें मैं आपको नोट्स के माध्यम से लिखाते जाता हूं। तो ये चीजें आप अपना नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें, आज का क्लास यहीं तक है, और ये वीडियो आपको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये 15 क्वेश्चन आप लोग याद कीजिएगा, और तत्पश्चात जो भी होगा मैं इसी प्रकार अगले सीरीज, ये सीरीज चलता रहेगा आपके एग्जाम तक, आपके एग्जाम के लास्ट तक मेरा ये ऑफिशियल जो क्वेश्चन जारी किया गया बिहार बोर्ड के द्वारा, ये चीज चलेगा। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और ये क्वेश्चन जो है साइंस का मैं पूरा करवाऊंगा, और पूरे इसी प्रकार विश्लेषण के साथ करवाऊंगा। जो फैक्ट मुझे एक्स्ट्रा लगेगा वो फैक्ट भी आपको बताते चलूंगा। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, बाकी जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।